हेलो जी, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीट परीक्षा 2023 के लिए आज की ये अपनी पहली क्लास है वो रहने वाली है, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का भूगोल, यानी राजस्थान की जियोग्राफी। ठीक है, और 50 से भी अधिक है अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, MCQ के थ्रू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सीधे परीक्षा में आने वाले सवाल हैं। इनमें से कोई भी एक सवाल आपको परीक्षा के पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। ठीक है, सवाल पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपके अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। देखिए, अरावली जो राजस्थान में वीणा की आकृति, जैसे वीणा की आकृति कैसी होती है आपको पता ही है, उसके जैसे जो राजस्थान में है वो अरावली है। ठीक है, और अरावली के अगर सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो वो राजस्थान के उदयपुर जिले में। ठीक है, और सबसे कम अलवर जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात हो रही है कि अरावली की मतलब निम्न में से कौन सी पहाड़ी है वो मध्य अरावली, मतलब मध्य अरावली में स्थित है। तो चार पहाड़ियों के आपके नाम है आपके सामने। पहली पहाड़ी का नाम है मेरवाड़ा पहाड़ी, 2 में है रोजा भाकर पहाड़ियाँ, 3 में है इसराना भाकर पहाड़ियाँ, और 4 में है गिरवा पहाड़ियाँ। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मध्य अरावली की श्रेणी में जो कौन सी पहाड़ी है वो स्थित है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 मेरवाड़ा पहाड़ी। ठीक है, जो मध्य अरावली की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित। देखिए, बीहड़ क्या होता है आप सभी को ही पता है, मतलब जो कृषि रहित जो क्षेत्र या जो खेत होता है, तो जिसमें मतलब किसी भी प्रकार की कोई खेती वगैरह, मतलब बीहड़ एक प्रकार का मतलब किसी भी उसमें कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, तो वो कौन सा क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, कौन सा जिला है। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 2 में है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, और ऑप्शन 3 में है भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, और ऑप्शन 4 में है अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित हैं। तो बीहड़ से कौन सा जिला है जो सर्वाधिक प्रभावित है, तो वो है अपना कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो सही के थ्रू 2 देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ। अगला सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत के समृद्ध में नहीं है। देखिए, नहीं का ध्यान रखना है। मैं हर क्लास में आपसे ये कहता हूँ कि नहीं, अगर आपको उस पेपर में नहीं दिखा तो एक क्वेश्चन आपको जो गलत आता है हुआ भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले बार प्रश्न को ध्यान से समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है, मतलब अरावली पर्वत का जो है जो पठार है वो कौन सा नहीं है, मतलब सबसे अलग है। लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, बघेलखंड का पठार, या पोराट का पठार। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, कोई विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि सर जो आपके जो ये PDF है वो कहाँ पर मिलेगा। तो PDF मैं लास्ट में बता देगा, तो आप एंड तक ज़रूर देखते रहिए। लास्ट में मैं बताऊँगा जो PDF है आपको कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, PDF भी मिलेगी कि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा पठार है वो अरावली पर्वत के संबंध में नहीं है। ठीक है, लसाड़िया, उड़िया, बेगलखंड या पोराट। तो इसका हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर 3 बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड पठार है वो अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत नहीं आता। बाकी लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार ये आपने सुना ही होगा। ठीक है, अरावली के ही पठार है। ठीक है, पढ़ते हैं। तो इसका तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 है वो
करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट 4 नंबर की तरफ। देखिए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है कि राजस्थान में थार मरुस्थल में जो बालू का स्तूप जो रेत के टीले पाए जाते हैं तो वो कौन सा है, वो राजस्थान में नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पैराबोलिक, तारा, बरखान या घोराउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 गोराउंड। ठीक है, गोराउंड जो बालू का स्तूप का जो प्रकार है वो हमारे राजस्थान के जो थार मरुस्थल यानी जो उत्तरी पश्चिमी का भाग है राजस्थान के उसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, थार मरुस्थल का सबसे अगर बड़ा शहर की अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, थार मरुस्थल का ये भी काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि थार मरुस्थल का सबसे बड़ा है जो शहर कौन सा है, तो आपको याद रखना है जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं वाले है जो सवाल है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किस जिले की सीमा है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा या डूंगरपुर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, मध्य प्रदेश से किसकी है जो सीमा है वो नहीं लगती है। प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर। देखिए प्रतापगढ़ भी लगती हैं, झालावाड़ की भी लगती हैं, कोटा की भी लगती हैं और डूंगरपुर की जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती हैं। किससे लगती हैं, गुजरात से लगती हैं। ठीक है, गुजरात से लगती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी 4 है जो डूंगरपुर है वो सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर का जो भूमध्य का जो भूभाग है तो उसको किस नाम से हम जानते हैं। 4 नाम है आपके सामने, कांठल, पाखर, गिरवा या मेवल। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा आंसर, कांठल, भाकर, गिरवा या मेवल। तो इसका हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मेवल। मेवल है। देखिए बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो भूभाग को हम मेवल के नाम से जानते हैं। ठीक है, न कि कांठल, भाकर और गिरवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उदयनाथ पर्वत की। ठीक है, जो राजस्थान की किस जिले में स्थित है यानी किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर। तो उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान की किस जिले में है, अलवर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर हो जाता है। जो उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। पहले तो देखिए राजस्थान का मैप आपको अच्छी तरह से दिमाग में याद है तो आपको इसका जो आंसर है वो आराम से मिल जाता है। ठीक है, राजस्थान का मान लो कि पतंग आकार राजस्थान की आकृति है। ठीक है, तो ये आकृति है और यहाँ पर बात कर रहे हैं दक्षिण व पूर्वी। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा उत्तर, ये तो हो जाएगा, लिख लेते हैं उत्तर, और ये हो जाता है, क्या हो गया, मिट गया। ठीक है, ये मान लो कि राजस्थान का मैप है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो यहाँ पर करता है दक्षिणी पूर्वी यानी इस इलाके की बात कर रहे हैं। तो इस इलाके में राजस्थान का जो कौन सा है वो जिला स्थित है, धौलपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ या बारां। तो अगर आपको मैप अच्छी तरह से दिमाग में याद है, बैठा हुआ है, तो आप इसका आंसर है जो आराम से दे सकते हैं कि जो बारां जिला है वो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, किसके, राजस्थान के। ठीक है, और अगर आपको राजस्थान की बात करें कि जो भारत के राजस्थान है वो भारत के किस भूभाग में स्थित है, तो तब आपको बताना है राजस्थान है वो उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण या पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ मिलती है। यानी राजस्थान का वह कौन सा जिला हो जाता है जिसकी भौगोलिक सीमा
सामाजिक सीमा, वातावरण, राजनीतिक सीमा एक ही बात है, जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से मिलती हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 जिले आपके सामने हैं, करौली, भरतपुर, धौलपुर या अलवर। तो बताइए राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से लगती है? तो इसमें अपना हो जाता है धौलपुर। ठीक है, धौलपुर एक जो ऐसा जिला है जिसकी सीमा है वो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों से लगती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल नंबर 10 देखिए। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ी कहलाती है। बाड़मेर में जो सिवाना क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ स्थित हैं वो कैसी है? गोलाकार की पहाड़ियाँ हैं। तो वो उसको किस नाम से जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियाँ, नोकड़ा पर्वत, उक्त ए व दो दोनों या अंडावाल पर्वत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उक्त ए व दोनों, यानी जो बाड़मेर की जो सीमाना पहाड़ी क्षेत्र में जो गोलाकार पहाड़ियाँ स्थित हैं तो उसे हम छप्पन की पहाड़ियाँ व नाकोड़ा के पर्वत दोनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए और दोनों यानी सही हो जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 11 देखिए। हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है, काफ़ी हार्ड सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम से सही दर्शाता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो कौन से ऑप्शन में जो पर्वत चोटियां हैं वो ऊंचाई के अनुसार, यानी पहले कौन सी आएगी? ऊंचाई के अनुसार। ठीक है, से पहले छोटी, उससे बड़ी, बड़ी बड़ी बड़ी। ठीक है, तो ऊंचाई के अनुसार है वो कौन सा जो क्रम है वो अपना सही है वो दर्शाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाकर। खो, टोडगढ़, रोजा, भाकर, बिलाली, बिलाली, खो, टोडगढ़, रोजा, भाकर, रोजा, भाकर, बिलाली, टोडगढ़, खो। तो अब तो आपको ऑप्शन है जो सही नहीं लग रहा होगा, तो ये तो आप पहली बार सुना होगा ऐसा क्वेश्चन। तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर होता है अपना ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले टोडमल, उसके नंबर 2 है खो, उसके बाद में है बिलाली, उसके नंबर 4 पर है रोजा भाकर। ठीक है, ये एक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर सवाल है, राजस्थान की संकलन जिला पूछा है। तो राजस्थान के संकलन जिले यानी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? ठीक है, संकलन का अर्थ क्या होता है? तो संकलन का मतलब जो पास में। ठीक है, वे जिले जो एक दूसरे से मतलब उनकी ये जो सीमाएं हैं वो लगती है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में है झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो ये क्वेश्चन अगर आपको राजस्थान का मैप अच्छी तरह से याद है तो तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो आपको मैप ज़रूर से याद करना होगा। तो देखिए, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। देखिए सबसे पहले तो जैसलमेर, बाड़मेर, इसके बीच में झालावाड़ और सिरोही, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन 2 तो सामने ही दिख रहा है। और 3 देखिए, सिरोही, पाली, नागौर, ये पास में जिले। ठीक है, इसकी सीमा है वो एक दूसरे से लगती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, पाली। देखिए पाली, सिरोही। देखिए पाली एक जिला है जिसकी सीमा है वो सर्वाधिक जिलों से लगती है। ठीक है, कितने जिलों से लगती है? तो वो 8 जिलों से लगती है। ठीक है, पाली जिला है जो जिसकी जिलों की सीमा है वो 8 जिलों से लगती है। ठीक है, जिसमें 2 तो ये हो ही गए, सिरोही, नागौर। ठीक है, और और जिले, तो वो आपको नाम याद हैं तो बताइए कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर 13 नंबर सवाल है, राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूभाग में ग्राफिक काल की हैं? ठीक है, राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में जो चट्टानें हैं वो किस भूगर्भीय काल की हैं, मतलब किस युग की हैं? ठीक है, किस समय की है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो विध्यन युग, टर्शियर युग,
इसियोसिन युग या जुरासिक या इसियोसिन युग। ये 4 जो युग है वो आपके सामने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 जुरासिक एवं इसियोसिन युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्नलिखित कगारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती हैं। देखिए इसमें काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो मैं इसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ, आपको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, रेगिस्तान मतलब ऐसी झीलें जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरी, मतलब रेतीली भूमि से घिरी हुई जो झीलें होती हैं, तो वो किस नाम से है वो जानी जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं। दरियन, बरखान, खड़ीन या खादर। तो उसे हम कहेंगे खड़ीन। ठीक है, खड़ीन के नाम से जान जाते हैं। देखिए मानो कि ये झील है और उसके आसपास में पूरा है जो मरुस्थल यानी रेगिस्तान है, तो उसे जो है जो बीच वाली जो झील होगी उसे हम खड़ीन के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आकड़वुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है। नाम क्या है, आकल वुड यानी लकड़ी फॉसिल पार्क है वो किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है। तो पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, मध्यवर्ती पठारी प्रदेश में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। ठीक है, 4 नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। 16 नंबर सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 कब अपनाया गया। यहाँ पर डेट भी है ऑप्शन में। राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 जो है वो कब अपनाया गया। तो 9 सितंबर 1972 को, 26 जुलाई 1974 को, 10 दिसंबर 1972 को या 1 सितंबर 1973 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, 1 सितंबर 1973 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर द है, डी है जो 4 है। हाँ, यहाँ पर तो द लिखा हुआ है, तो द ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता है कि राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो कब अपनाया गया 1972 में, कब अपना गया 1 सितंबर 1973 को। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये तो आप सभी को पता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है वो बड़ा है। पहले ऑप्शन में है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो कहाँ पर है, भरतपुर में। ठीक है, और दर्रा राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है अपना रणथंभौर वाला। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए सोटे की बात कर रहे हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल में सोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो सोटा कौन सा हो जाएगा, सोटा हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, भरतपुर वाला जो है सोटा सी के घना पक्षी विहार के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, उसे तो ऑप्शन नंबर 6 है वो अपना सोटा हो जाएगा। और बड़ा कौन सा हो गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो 2 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान स्थित है, यानी सर्प यानी आपको पता ही है सांप। ठीक है, तो राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान है वो स्थित है, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर। कोटा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 सर्प उद्यान है वो कोटा में स्थित है। ठीक है, 20 नंबर सवाल, राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ स्थित है। राजस्थान का पहला साइंस यानी विज्ञान साइंस पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। साइंस पार्क है वो जयपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब है वो
नेक्स्ट, हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, राजस्थान का पहला गीध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला गीध संरक्षण क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, कोटसर, संवत्सर, सज्जनगढ़ या जोहड़बीड़। तो इसका आंसर हो जाएगा जोहड़बीड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर ड है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, देखिए पीछे जो क्वेश्चन आया था रणथंभौर वाला वो तो था क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बल्कि जीवों की दृष्टि से, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा है जो वन्य जीव है वो किस में है, ठीक है। तो तालसा पर्व अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, केवला देवी अभ्यारण्य या मरु उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा मरु उद्यान, ठीक है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आखेट का मतलब क्या होता है? मतलब शिकारी, ठीक है, जो शिकार, ठीक है, वन्य जीव जंतुओं को जो लोग मारते हैं तो उस पर जो प्रतिबिंब, मतलब सबसे हाँ वो जिला है वो कौन सा है, ठीक है। निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। क्या होगा इसका? राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो है अपना जोधपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है? मतलब सबसे पुराना, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है? कोटा जंतुआलय, जयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय, ठीक है। देखिए जंतुआलय क्या होता है, मतलब जैसे कि विद्यालय, ठीक है, विद्यालय हो गया, तो उसी प्रकार विद्यालय में देखिए विद्या धन आलय, इसकी संधि विच्छेद क्या होती है? विद्या धन आलय, ठीक है। तो विद्या के लिए जो घर स्थान का हो, तो यहाँ पर जो जंतुओं को लिए स्थान जिसमें जंतुओं का संग्रहण किया जाता है, मतलब जंतुओं को एकत्रित रखा जाता है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है? तो वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बे, जयपुर जंतुआलय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बे है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर सवाल, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है वो कौन सा है? राजस्थान का प्रथम, हम प्रथम बात करते हैं न की प्राचीन की, ठीक है। देखिए राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का, ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको सामने देखने को मिलते हैं, स्वयं सिंह पार्क, माचिया सफारी पार्क, जमुआ रामगढ़ पार्क या राम सागर पार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे, ठीक है, माचिया सफारी पार्क, ठीक है, जो राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का पहला वानस्पतिक उद्यान है, ठीक है। 26 नंबर सवाल है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किससे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का राजा टाइगर, ठीक है, कौन होता है? चित्ता। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किससे कहते हैं? देवीलाल समर को, दामोदर दास राठी को, हरिदास निर्जनी को या कैलाश सांकला को। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किससे कहते हैं? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांकला को, ठीक है, कैलाश सांकला। क्यों कहते हैं तो आपको बस या आप खोज देना, ठीक है। 27 नंबर सवाल, राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत है वो कब होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, और एक नहीं मैं तो कहूँ 10 बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, तो इसको प्रश्न को आपको इस सवाल को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत है वो कब होती है? 4 सन है आपके सामने, 1971 को, 1973 को, 1977 को या 1989 को। तो सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है? तो वो होती है 1973 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बे है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी को आना चाहिए। विश्व बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी या 16 फरवरी। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर से है वो
करेक्ट हो जाता है। 14 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बाघ दिवस। ठीक है। हरे कबूतर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, एक नहीं 10 बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर मैं बड़ा सा स्टार लगा देता हूँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको आपको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हरे कबूतर यानी हरे कबूतर है जो किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? 4 अभयारण्य के आपके सामने नाम है। नाहरगढ़ अभयारण्य, चंबल अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य या सरिस्का अभयारण्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरे कबूतर है वो किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का बाघ अभयारण्य। ठीक है, सरिस्का अभयारण्य में। ठीक है, सरिस्का जो कहाँ पर है? अलवर में। ठीक है, सरिस्का अभयारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर द है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य का एकमात्र अभयारण्य कौन सा है? कौन सा अभयारण्य है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यही कह रहा है, पहले उसके जो प्रश्न की सवाल की जो भाषा को आपको समझना है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य का एकमात्र अभयारण्य कौन सा है, यानी ये पूछना चाहता है कि राजस्थान का कौन सा अभयारण्य है वो, मतलब उसकी जो सीमा है वो दूसरे किसी राज्य से सीमा है वो स्पर्श करती है, यानी उसकी सीमा पर है वो स्थित है। ठीक है, तो सीता माता अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य, बंसी अभयारण्य या चंबल अभयारण्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंबल अभयारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर द है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा कृषि किसे कहते हैं? आप सभी को ही पता है और मैं बताऊंगा ये भी। वालरा कृषि का एक प्रकार है वो कौन सा है? ठीक है, वालरा कृषि जिसे हम स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। शुष्क कृषि नहीं, आर्द्र एवं नहीं, पर्वतीय नहीं, स्थानांतरित कृषि कहो, वालरा कृषि कहो, एक बात है। मतलब है जहाँ पर जैसे कि मानो कि ये घना जंगल है। ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधों को आदिवासियों के द्वारा ज़्यादातर ये कृषि की जाती है, जहाँ पर पेड़ पौधों को जलाकर उसकी जो राख है वो, उस राख पर जो खेती का जो कार्य किया जाता है, तो उसे हम वालरा या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, यहाँ हालांकि सरकार है जो इस कृषि को मान्यता नहीं देती है, सरकार इसके विरुद्ध में है, लेकिन जो लोग हैं आदिवासी वो वनों को मतलब जलाकर इस पे करते हैं। मतलब इससे 2-3 साल तो इसकी जो पैदावार है जो वो अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन बाद में ये जो भूमि है जो अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, बाद में उस पर मतलब किसी वो कृषि योग्य भूमि है वो नहीं रहती है। ठीक है, तो बाद में उससे जो 4-5 सालों के लिए उस भूमि को है वो छोड़ दिया जाता है और बाद में आगे बढ़ दिया जाता है। ठीक है, तो यह समझ के वालरा कृषि क्या होती है और जिसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आदिवासियों के द्वारा ये की जाती है। अगला सवाल नंबर 32 देखिए, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती है? ठीक है, नहीं की जाती है। ऐसी कौन सी जो फसल है वो तिलहन फसल है और खरीफ के मौसम में उत्पादित होती है और नहीं। ठीक है, लास्ट में क्या है? नहीं। मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों। ठीक है, जो खरीफ की मौसम में नहीं, जो रबी, ठीक है, रबी जो ये जो मौसम चल रहा है ना अभी, ठीक है, फिलहाल इस ऋतु में है जो वो सरसों की जो है वो खेती की जाती है। ठीक है, ये एक प्रकार की तिलहन भी फसलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने के संबंध में है? मतलब उसके जो अंडर में काम कर रही है। नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, कृषि विपणन बोर्ड, क्रय विक्रय समितियां। तो इसका आंसर मैं सीधा बता देता हूं, ऑप्शन नंबर 3 है कृषि विपणन बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि वायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें हैं राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल घेरने वाला जलवायु कौन सी है? ठीक है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य मैदानी खंड, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। हाँ, 3
नहीं सॉरी 3 नहीं हो जाएगा, 2 ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है वो, हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो किस जिले में है, ठीक है। बंजर और व्यर्थ भूमि मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कृषि नहीं की जाती है, वो कृषि अयोग्य भूमि होती है, ठीक है। बंजर, उसे हम बंजर या व्यर्थ भूमि कहते हैं, तो वो किस जिले में सर्वाधिक है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंजर व व्यर्थ भूमि, ठीक है। तो बंजर व व्यर्थ भूमि किस जिले में ज़्यादा है, सर्वाधिक है? वो है अपने जैसलमेर पर, ठीक है। जैसलमेर आप जैसे कि देख ही सकते हो, हालांकि जहाँ पर मरुस्थल है, रेतीले टीले वगैरह, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मतलब नदी आपको नहीं, मतलब वहाँ पर कृषि नहीं देखने को मिलेगी ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे दो रेत की जो टीली मिलेगी, ठीक है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई खेती वगैरह कुछ नहीं की जाती है, ठीक है। तो वो बंजर व व्यर्थ भूमि के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। 26 नंबर सवाल है, निम्न में से फसल व किस्मों का कौन सा है जो युग्म है वो असंगत यानी गलत पूछा गया है। तो एक तरफ तो है कौन, नदी, सॉरी एक तरफ है फसल और एक तरफ है किस्में, ठीक है। मक्का, माही कंचन, माही धवल, चावल, कावेरी, चंबल, परमल, और गेहूं, मैक्सिकन, कोहिनूर, और मूंगफली, चंद्रा, कुपरी। ये नस्ल आपको नस्ल सॉरी नहीं में नस्ल तो होती हैं वो पशुओं की होती हैं, ये किस्म होती हैं, ठीक है। फसलों की उचित किस्में जो पैदावार में ज़्यादा मतलब जो योगदान देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जो जोड़ा है वो कौन सा युग्म है वो असंगत यानी गलत है। तो इसमें पहला भी हमें देखने को सही मिलता है कि मक्का की जो किस्में हैं वो माही कंचन, माही धावल हैं। चावल की भी कावेरी, चंबल, परमल सही है। गेहूं की भी मैक्सिकन और कोहिनूर सही हैं। और मूंगफली की चंद्रा व कुफरी, ठीक है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 37 नंबर, भारत में 1967 से 67 के मध्य हरित क्रांति के जन्मदाता यानी हरित क्रांति के जो जन्मदाता है वो किसे माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को, नॉर्मन बोरगुलोन को, या प्रोफेसर CR राव को। तो हरित क्रांति के जन्मदाता किससे माना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जन्मदाता देखिए वर्गीज कुरियन, जिसे हम श्वेत क्रांति के जन्मदाता कहते हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति यानी सफेद क्रांति जो दूध के लिए होती है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन के लिए। और ये हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति की, ठीक है, जहाँ पर गेहूं की फसलों पर ज़्यादा जो जोर दिया जाता है। तो हरित क्रांति की शुरुआत तो कब होती है, ये सन आपके सामने है। और उसके जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथन, ठीक है। ऑप्शन नंबर A है वो सही आंसर हो जाएगा। भूरी क्रांति देखिए, हरित क्रांति भी हमने देखी है, भूरी क्रांति भी भूरी क्रांति यहाँ पर आई है। हरित क्रांति, सफेद क्रांति, और यहाँ पर है भूरी क्रांति। किससे संबंधित है भूरी क्रांति? किससे संबंधित है? दूध से, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से, सरसों से, झींगा मछली से। देखिए भूरी, इसका नाम भी अच्छा है, नाम से भी स्टेट है। देखिए भूरी क्रांति, खाद्य पदार्थ प्रखंड, खाद्य में क्या हो जाता है, गेहूँ, ये भूरे ही होते हैं। देखिए आपको गेहूं का आधार मानना है, ठीक है। गेहूं जो हम बाजरी ये जो खाते हैं तो वो भूरे होते हैं। तो खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से है। सेरीकल्चर का संबंध है वो किससे है? मछली पालन से, दुग्ध उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से, या रेशमी कीट पालन से। सेरीकल्चर का संबंध है वो किससे है? तो बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए। सेरीकल्चर का संबंध है वो किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध है वो किससे है? ऑप्शन नंबर 4 रेशम कीट पालन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, राजस्थान के किन जिलों में वाल राक्षसी
की अधिकता है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चनों में देखा तो वालरा कृषि, ठीक है, जिसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि अधिकतर यानी सर्वाधिक है। ठीक है, वालरा कृषि है वो सर्वाधिक रूप से की जाती है। 4 जिले आपके सामने हैं, 4 है 3-3। ठीक है, सिरोही, जालौर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, वालरा कृषि वो ज़्यादातर किस जिलों में की जाती हैं? तो सर्वाधिक जिले आपको याद रखने हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना सही हो जाता है। 41 नंबर सवाल है, राजस्थान में पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज हैं। पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज है यानी कौन सी फसल है वो उत्पादित करते हैं? बाजरा, चावल, बाजरा, दालें, गेहूं, चना या तंबाकू या गन्ना। तो क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गेहूं व चना। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले यानी शुष्क कृषि, ठीक है, वो सर्वाधिक किस जिलों में की जाती हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर, जैसलमेर। तो क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में जो शुष्क कृषि है वो ज़्यादातर की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है वो करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू किया गया। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन है वो कब लागू किया जाता है? जून 2011 से, जून 2010 से, जुलाई 2010 से या जुलाई 2011 से। तो राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन है वो कब लागू किया जाता है? तो वो किया जाता है जून 2010 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशनल योजना राजस्थान के किसके आर्थिक सहयोग से है जो चलाई जा रही है? किसके द्वारा चलाई जा रही है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा या JBIC यानी जापान के द्वारा? योजना का नाम क्या है? मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशनल, ठीक है, योजना किसके आर्थिक सहयोग से है वो चलाई जा रही है? तो किसके आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही है? वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो करेक्ट। राज्य की पहली हल्दी उत्पादित होती है। हाँ, हल्दी पहली नहीं है, सर्वाधिक। ठीक है, राज्य की राजस्थान की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित होती है किस जिले में? सबसे ज़्यादा है जो हल्दी उत्पादन है वो हमें देखने को मिलता है झाड़ोल, उदयपुर, सोटी, सादड़ी, प्रतापगढ़ और मच्छुदा अजमेर और रेल मागरा राजसमंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, झाड़ोल उदयपुर में जो झाड़ोल उदयपुर का जो क्षेत्र है वो हल्दी उत्पादन में सर्वप्रथम है। ठीक है, मतलब सर्वाधिक है। हाँ, अगली जो क्रांति है वो कौन सी है? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? हमने देखिए हरित क्रांति पढ़ी, श्वेत क्रांति पढ़ी, भूरी क्रांति पढ़ी और यहाँ पर है इंद्रधनुष क्रांति। देखिए क्रांति बहुत सारी है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है वो किससे है? तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? उसका संबंध है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से। ठीक है, कृषि एवं उससे संबंधित जो क्षेत्र होते हैं तो उससे है जो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 47, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है? विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीकों से उगाना, रबी एवं साथ साथ खरीफ फसलों को उगाना, कई तरह की फसलों उगाना व उसके साथ साथ पशुपालन भी करना और फसलों को उगाना व सब्जियां को भी साथ में करना। तो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? आपको पता ही होगा कि कृषि करने के साथ साथ उसके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो उसमें ये कौन सी लाइन है?
ऑप्शन नंबर 3 में कि कहीं तरह की फसलें उगाना व उसके साथ साथ पशुपालन भी करना, तो उसे हम मिश्रित कृषि कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाली जो लाइन है वो करेक्ट हो जाएगी। राजस्थान में अफीम उत्पादन क्षेत्र में, राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? अफीम क्या होता है आप सभी को पता है। अफीम, ठीक है, यानी स्थानीय भाषा में कहे तो डोडा। ठीक है, तो अफीम है जो उत्पादन क्षेत्र, वो सब मतलब उसका क्षेत्र है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा, बयाना, भरतपुर। हाँ, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे? अफीम की। ठीक है, अफीम उत्पादन में उसका क्षेत्र क्या है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अफीम, आपको सभी को पता है अफीम। ठीक है, डोडों के लिए जो चित्तौड़ है वो प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, हाँ, कि तुम माल लावे क्यों, चित्तौड़ गयो माल लावा। ठीक है, ये किसी की जो पंक्तियां हैं आपने सुनी ही होगी। ठीक है, काफ़ी प्रचलित रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो चित्तौड़ किस में आया है वो आपको आंख बंद करके जो ऑप्शन में लगा देना। ठीक है, चित्तौड़, झालावाड़ और बारा। ठीक है, हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल नंबर 49 गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग। ठीक है, गेहूं पर जो कौन से 2 है जो रोग होते हैं? ठीक है, हमको भी जिस प्रकार बीमारी होती है तो उस प्रकार जो फसल को भी बीमारी होती है। ठीक है, तो उसके भी नाम है वो आपको याद रखने जरूरी है। काला कीट रसमट, श्वेत कीट रसमट और पर्णकुचन, काला कीट या श्वेत कीट, ये किस प्रकार के रोग है? तो उसका नाम क्या हो? इसका सही आंसर हो जाता है काला कीट और स्मट कहते हैं, रसमट कहते हैं, पता नहीं। ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला 50 नंबर सवाल, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि उन्नयता यानी तीव्रता वाला जिला कौन सा? ठीक है, जिसमें सर्वाधिक शुष्क कृषि है वो की जाती है। तो हालांकि ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा रिपीट तो नहीं हो गया, नहीं, हाँ, शुष्क कृषि सबसे ज़्यादा है जो किस जिले में की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, अजमेर और पाली। ठीक है, अजमेर और पाली। 51 नंबर, किस फसल की खेती हेतु 15 से 40 डिग्री से तापमान 100 से 200 सेमी वर्षा की है जो आवश्यकता होती है? तो इसमें आप मतलब राजस्थान की पूरी जो फसल उसको पड़ा हुआ है, तो आप इस पर देख पाओगे कि किस फसल के लिए, उस खेती के लिए कितना तापमान, तो कितने की बात कर रहा है? 15 से 24 डिग्री का तापमान और 100 से 200 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन देखने को आप मिलते हैं, मक्का, गन्ना, गेहूं, कपास। तो इसमें मक्का के लिए, ठीक है, मक्का के लिए हमें 15 से 24 डिग्री का तो तापमान चाहिए होता है और 100 से 200 सेमी की वर्षा। ठीक है, वर्षा अधिक होती है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 52, राजस्थान का राजकोट। देखिए, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? आप सभी को ही पता है। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर को कहा जाता है। तो इसका जो प्रमुख वो कारण क्या है? कारण पूछा है, राजस्थान का राजकोट, ठीक है, लूणकरणसर को कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है? कारण 4 आपके सामने हैं, उनमें से कोई एक सही होने वाला है। तो कौन सा सही होने वाला है? यहाँ सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादित होना, यहाँ सर्वाधिक अरहर, यानी अरहर ये दाल होती है, ठीक है, उसका उत्पादन होना, यहाँ सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होना, यहाँ सर्वाधिक पानी के इंजन बनाए जाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका क्या होगा? राजस्थान का राजकोट हम सभी को ही पता है लूणकरण को कहते हैं, जो बीकानेर में है। और इसका कारण क्या है? तो कारण क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 3। अगला सवाल, बासमती किस्म है। बासमती किस्म आप सभी को ही पता है, बासमती किस्म, ठीक है, वो किसकी है? बासमती किसकी किस्म है? गेहूं की, चावल सरसों की, चावल की, या गेहूं चावल की? बासमती आपने सुना होगा, बासमती राइस, बासमती राइस, ये जो चावल की है, ठीक है,
ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर हो जाता है। बासमती किस्म है वो चावल की है, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है वो नहीं है, ठीक है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? मूंगफली, मक्का, मसूर या धान। इसमें होंगे आप कंफ्यूज। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, मूंगफली, मक्का, मसूर, धान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, मसूर। मसूर, ठीक है, ये फसल है, तो ये जो खरीफ की नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, मक्का की फसल पकने की अवधि पूछी है। अवधि, ठीक है, यानी उसका पीरियड। मक्का की फसल पकने की अवधि क्या है? 40 दिन, 60 दिन, 110 दिन या 140 दिन। तो क्या होगा इसका आंसर? मक्का, हाँ, उसका आंसर क्या था? मसूर, राइट, ठीक है, 54 का मसूर। हाँ, मक्का की फसल पकने की अवधि पूछी है, तो उसकी अवधि कितनी हो जाएगी? 140 दिन, ठीक है भाई, बहुत टाइम लेती है ये, करीब आधे साल, ठीक है। 140 दिन मक्का उत्पादन में हम लग जाते हैं। अगला सवाल आज का अपना अंतिम सवाल है। देखिए आज आगे खिंचक ही नहीं रहा है, तो इसका मान लेना है आपको अंतिम सवाल, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि 50 से भी अधिक क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज का अपना अंतिम सवाल है कि भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल है वो उगाई जाती है। सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि उर्वरकता क्या होती है। उर्वरकता जो फसल को उत्पादन में काफ़ी मतलब सहायक होती है, ठीक है। मान लो कि आप भूमि की उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ को बढ़ाने के लिए कौन सी जो फसल है वो सबसे अच्छी, सबसे बेहद मानी जाती हैं? गेहूँ, चावल, उड़द, गन्ना। इसका क्या होगा आंसर? देखिए मैं आपको बात करूं कि देखिए भूमि की उर्वरता बढ़ाने में जिसमें काफ़ी जैसी जो फसल होती हैं जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने में मददगार होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो फलीदार फसलें होती हैं ना, फलीदार, इसमें आपको पता लग गया होगा कि फलीदार है वो कौन सी फसल हैं, तो वो है उड़द फसल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, देखिए उड़द की जगह अगर आपको ग्वार भी मिले तो भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आज का हमारा अंतिम सवाल था। यहाँ पर क्लास होती है ख़त्म, और अब मैं बताता हूँ इन सभी का जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कोई भाई कह रहा है कि टेलीग्राम चैनल हमको मिल ही नहीं रहा है, तो मैं कहूँ ऐसा करिए, टेलीग्राम पे जाना है आपको, वहाँ पर सर्च करना है बिश्नोई स्टडी, ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च करना है BISHNOI बिश्नोई STUDY बिश्नोई स्टडी सर्च करना है, और वहाँ पर आपको एक प्यारा सा बटन मिल जाएगा ज्वाइन का, ठीक है, ज्वाइन का मिल जाएगा। उस पर ज्वाइन पे क्लिक करते ही आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए, और इसके साथ साथ राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल और करंट अफेयर के जो पीडीएफ है वो आपको मिलने वाले, ठीक है। तो जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए, और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। और मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन आ रहा होगा, जल्दी से दबाइए, यहाँ पर लाइक का बटन आ रहा है, और यहाँ पर सब्सक्राइब का भी आ रहा है, तो दोनों पे ठोके क्लिक, ठीक है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ, और बस जय हिंद, जय भारत। 5:07 p.m.